अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि मेजरमेंट होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डर का, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंट्रोपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इससे सारी बातें आपको क्लियर हो सकें। और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये दूसरा फैक्टर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है जज करने के लिए कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, तो उसी में ये कंटिन्यू एक तरह से है। तो चलिए देखते हैं। एंट्रोपी जो है हम लोग बोलते हैं इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ randomness और disorder of system। किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस हो, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर हो, उसका कैलकुलेशन होता है एंट्रोपी। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पॉन्टेनिटी को जज करने में, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। ये एक तरह का स्टेट फंक्शन है जिसकी वजह से हम इसको इंडिपेंडेंटली नहीं जज कर सकते, बल्कि हमको इसका चेंज जज करना पड़ेगा। यानी कि हम किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, बल्कि इसको हमको चेंज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो हम डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, वो क्या होगा? फाइनल स्टेट में जो एंट्रोपी होगी और इनिशियल स्टेट में होगी उनका माइनस। या फिर अगर हम रिएक्शंस की भाषा में बात करें तो जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो प्रोडक्ट की एंट्रोपी को हम लोग माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट की एंट्रोपी से, ठीक है ना। तो हमको क्या पता चल जाता है? चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ कहा जाता है कि जैसे एंट्रोपी कैसे रिलेट करती है स्पॉन्टेनिटी से। तो आइए बात करते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई ऐसी प्रोसेस हो रही हो जो स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस होना है वो क्या होता है? ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तभी जो है सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो ऐसे केस में जो हमारा डेल्टा एस होगा वो ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं और हमको डेल्टा एस जो है वो क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है, तो प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस होगी, अपने से हो जाएगी या थोड़े से इनिशिएशन के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं मिलता बल्कि निगेटिव मिलता है तो हमको क्या मिलेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस मिलेगी। इसी में एक और बात हम लोग जोड़ देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्स होके आ जाए, उस केस में एंट्रोपी जो होती है ज़ीरो होती है, ठीक है ना। ऐसे केस में एंट्रोपी की जो होती है क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना था? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में। तो इसमें कंडीशंस क्या हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा एस निगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि वही उसका मेजरमेंट है। एंट्रोपी बढ़ेगी और जितना एंट्रोपी बढ़ेगी उतना ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमको मिलेगी, ठीक है। इससे क्या सजेशन मिलता है? इससे ये सजेशन मिलता है ना कि एस ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे? एस ऑफ रिएक्टेंट से, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट से। यानी कि रिएक्शन के स्टार्ट में सारी चीज़ें ऑर्डर में होती हैं, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो जाता है यानी प्रोसेस शुरू हो जाती है तो उसके बाद रैंडमनेस धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपना स्टडी रूम डेकोरेट किया है तो फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुछ दिन में वो क्या होता है? पूरा डिसऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। कोई किताब इधर, कोई बुक उधर, कुछ पेन इधर, पेंसिल इधर, जब तक आप स्टडी कर रहे हो। तो मतलब रैंडमनेस, जब प्रोसेस कंटिन्यू शुरू हो गई तो रैंडमनेस जो हो गई क्या हो गई? बढ़ने लगी, ठीक है। ये इसकी पहचान है। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली जो है एंट्रोपी डिफ़ाइन होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर हम मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है क्यू चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर के, ठीक है। या इसको हम लोग क्यू रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो चेंज होता रहता है। इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल
पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल या केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हो गई हमारी यूनिट। मैथमेटिकली ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। अच्छा, अब हीट के टर्म्स में बात की जाए, हीट के टर्म्स में एंट्रोपी की बात की जाए, तो अगर हीट जो होगी, जो सिस्टम है वो जिसमें हमको रैंडमनेस नापनी है, वो अगर हीट गेन कर रहा होगा तो यहाँ पर हमको एंट्रोपी क्या मिलेगी, पॉजिटिव में मिल जाती है, ठीक है। और अगर हीट लॉस कर रहा होगा तो हमको क्या मिल जाएगी, निगेटिव में मिल जाती है, ठीक है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इसका ये हमको मास पर डिपेंड करेगी, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये मास ऑफ सब्सटेंस पर क्या करेगी, डिपेंडेंट होगी, मास डिपेंडेंट होगी। इसको लिख भी देते हैं ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियली इसको पढ़ रखा है शुरुआत की वीडियोज़ में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो जो एंट्रोपी होगी वो डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है, और अगर सिस्टम हीट गेन करेगा तो पॉजिटिव मिलेगी और सिस्टम हीट लूज़ करेगा तो निगेटिव मिलेगी, ठीक है ना। अब हमने तीन तरह के सिस्टम पढ़े थे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने 3 तरह के सिस्टम पढ़े थे, एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, और हमने ओपन और क्लोज सिस्टम पढ़ा था, ओपन और क्लोज सिस्टम पढ़ा था। जिसको ये बातें देखनी हो कि ये ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये शुरुआत की वीडियोस देख सकता है, थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस, जहाँ डेल्टा एस जो होता है ये क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में प्रोसेस जो होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने से होती रहती है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर हम ओपन या क्लोज सिस्टम की बात करें तो ओपन और क्लोज सिस्टम में हमारे पास सिस्टम का भी इन्फ्लुएंस होता है और सराउंडिंग का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम स्पॉन्टेनिटी देखना चाहें तो हमको पहले देखना पड़ेगा सिस्टम, तो हमको डेल्टा एस सिस्टम का भी निकालना पड़ेगा और डेल्टा एस सराउंडिंग का भी। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं क्या, डेल्टा एस टोटल। अच्छा, डेल्टा एस टोटल जो होता है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है। तो डेल्टा एस टोटल जो है क्या होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी हो जाती है। और सबको पता है कि यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिसऑर्डर मैनर में जा रहा है, वो स्प्रेड आउट हो रहा है ना सराउंडिंग्स में, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो डिसऑर्डर उसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एस टोटल होगा यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी, ये हमेशा जो होगी 0 से ज़्यादा होगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो ऐसे केस में प्रोसेस अपने आप क्या हो जाएगी, जो प्रोसेस हो रही होगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि सेल्फ से चलने वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओपन या फिर क्लोज सिस्टम के लिए एंट्रोपी का इफ़ेक्ट। तो हमको ध्यान देना है कि आइसोलेटेड सिस्टम में पॉजिटिव होती है, ओपन और क्लोज सिस्टम में बस हमको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रहा है आइस में। हमने प्रीवियस वीडियो में ये वाला एग्जांपल लिया था लिक्विड से आइस में। ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी है, इसमें से हीट निकलेगी तभी तो वो बर्फ़ बनेगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। हीट निकल रही है, इसका मतलब क्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जो सिस्टम जिसमें ये प्रोसेस हो रही है, इस सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब निगेटिव होने का मतलब कैसे निगेटिव होगी, अगर इसको देखना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन टी। यहाँ पर जब क्यू निगेटिव तो एस भी निगेटिव, तो डेल्टा एस निगेटिव हो रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या हो जानी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, ये प्रोसेस हो रही होती है एक ओपन सिस्टम में, ठीक है, या एक क्लोज सिस्टम में। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा सराउंडिंग को भी। तो इसमें हमको पता चला कि डेल्टा एस ऑफ जो सिस्टम होता है, अच्छा चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात सेम है।
डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम होता है ये 0 से हमेशा कम रहता है। अक्सर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 0 से क्या होता है, हमेशा कम रहता है, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग में, यानी कि जैसे बात करें हमारे पास ये ग्लास है, इसके अंदर जो है जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट हो, यानी वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना, उससे कोई मतलब नहीं। सराउंडिंग की रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि वो मच मच ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका मतलब जो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, अगर हम टोटल की बात करें तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा एस टोटल। इस केस में ये वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, लेकिन ये वैल्यू 0 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल एंट्रोपी जो होगी, जो टोटल एंट्रोपी होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए ये प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। बात समझ में आई? तो हमको इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि एंट्रोपी का, सिस्टम की एंट्रोपी का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। सिस्टम में पॉसिबिलिटी है प्लस हो, सिस्टम में पॉसिबिलिटी एंट्रोपी माइनस हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या देखना है कि ये सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए ये सारी प्रोसेस क्या हो जाती हैं, हालांकि डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बाद भी जो है प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सिस्टम की एंट्रोपी भले 0 से कम हो, मगर सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा 0 से ज़्यादा होती है, जो कि टोटल कैलकुलेट करने पर हमको टोटल एंट्रोपी ज़्यादा मिल जाती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी ज़्यादा मिल जाती है। दैट इज़ वाई इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा एंट्रोपी का पूरी बात। अब इससे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा वाटर के लिए, ठीक है। एक छोटा सा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। हम कुछ पार्ट बनाते हैं, एक टेम्परेचर है, यहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी लेंगे, यहाँ सराउंडिंग की लेंगे, ठीक है, और यहाँ टोटल लेंगे, डेल्टा एस टोटल, और यहाँ पर जज करेंगे कि प्रोसेस कैसी होगी, ठीक है। तो -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक हम ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एक हम ले लेते हैं +1 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का आइस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो सिस्टम की एंट्रोपी जो है -1 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, -21.85 होती है, ठीक है। 0 डिग्री पर -21.99 होती है, और 1 डिग्री पर -22.13 होती है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीनों टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो है 0 से कम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी? नहीं, हमने अभी जैसा बताया कि सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल भी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? सराउंडिंग पे। सराउंडिंग पे अगर हम इनकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं इस टेम्परेचर पे, तो हमको क्या मिलती है, इस पर 21.93 मिलती है, इस पर हमको 21.99 मिलती है, और इस पर हमको 22.05 मिलती है, ठीक है। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है मच ग्रेटर है 0 से। तो अगर हम यहाँ टोटल कैलकुलेट करने जाएँ तो हमको यहाँ +0.08 मिलेगा, यहाँ 0.00 मिलेगा, और यहाँ -0.08 मिलेगा। तो +0.8 होने का मतलब टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाले में -0.08 है, तो इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर इक्वल हो जा रही है 0 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था कि डेल्टा एस 0 हो जाता है रिवर्सिबल में। और ऑब्वियस बात है, हमने देखा है कि बर्फ़ कब जमना शुरू होती है, जब टेम्परेचर 0 के नीचे जाता है। तो ये क्या बता रहा है, +1 पे प्रोसेस होएगी नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो वो बर्फ़ जमेगी ही नहीं। जैसे ही 0 तक पहुंचना होगा वहाँ से शुरू होगी, और 0 से कम होगा तो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा एंट्रोपी का जजमेंट, ठीक है। मतलब हमको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंट्रोपी आ रही है, तभी हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी उसकी स्पॉन्टेनिटी को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन सब दोनों चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ मिलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता है कि
ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडाइनेमिकली इरिवर्सिबल। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हम उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडाइनेमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, उनको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो ये था इस वीडियो का एंड। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे कि हम लोग जज कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को ईजिली। ठीक है, एंट्रोपी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और वही जो होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।